गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कोलिजन करेंगे। कोलिजन का मतलब क्या होता है? अगर हम अपनी जनरल लाइफ में देखें तो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आ जाए और एक दूसरे के मोमेंटम को चेंज कर दे, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा दे, तो हम उसको क्या कह देते हैं भाई कि कोलिजन हुआ है। समझ आ गया? दैट इज कोलिजन इज सेड टू बी अकर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स या बिटवीन टू बॉडीज, आइदर दे आर फिजिकली इन कॉन्टैक्ट। कोलिजन occurs between two bodies either they are physically contact with each other or force applied with each other। ये भी कह सकते, एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाए, एक दूसरे के साथ टकरा जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं बेटा? कोलिजन बोलते हैं। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कोलिजन का। मैं बताता हूं आपको कि कोलिजन के अंदर क्या क्या कंडीशंस होती हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैंने ये कहा कि हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास m2 है। ये v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है और ये v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इस केस में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी कोलिजन के अंदर, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट। इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये बात याद रखनी है। एंड टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये बात याद रखना। तो देखिए ये दो कंडीशन होती है। मैंने कहा ये पहला डायग्राम है। उसके बाद यहां मैं एक बात और बता देता हूं, V1 इज ग्रेटर देन V2। यहां एक स्प्रिंग जोड़कर दिखा रहा हूं और V1 इज ग्रेटर देन V2, तो आपको पता है M1 इसके साथ कोलाइड करेगा, टकराएगा। जब ये इसके कांटेक्ट में आएगा बेटा, ये M2 और ये क्या हो गया बेटा? M1। तो क्या होगा? इस पर अपोजिट डायरेक्शन में यहां फोर्स लगेगा और इस पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। बोलो लगेगा कि नहीं? क्योंकि बीच में क्या है? स्प्रिंग। अब ये इसके जैसे ही कांटेक्ट में आएगा, स्प्रिंग कंप्रेस होना शुरू होगी और M1 M2 पर राइट साइड में फोर्स लगाएगा और M2 M1 पर बैक साइड में फोर्स लगाएगा। उसके बाद देखिए क्या होगा, जब ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आए तो ये मैक्सिमम कंप्रेशन हो गया। ये M1 है और ये क्या है? M2 है। मेरी बात समझ गए? यहां क्या हो गया बेटा? मैक्सिमम कंप्रेशन। मैक्सिमम कंप्रेशन, और कंप्रेशन को XM से लिख देता हूं मैं। ये मैक्सिमम कंप्रेशन हो गया, मतलब मैक्सिमम कंप्रेस हो गई स्प्रिंग। जब ये मैक्सिमम कंप्रेस हुई उस केस में क्या कहेंगे कि दोनों की वेलोसिटी क्या है? सेम, क्योंकि मैक्सिमम कंप्रेस होने के बाद दोनों कांटेक्ट में हैं और फिर साथ साथ वेलोसिटी से चल रहे हैं। अब उसके बाद एक और डायग्राम बना लेते हैं हम। अब अगला जो डायग्राम मैं बना रहा हूं तो मैं फिर क्या कहूंगा कि अब तो ये जब मैक्सिमम कंप्रेस हो गई है तो मैक्सिमम फोर्स लगाएगी दोनों पर। और एक और डायग्राम यहां बना रहा हूं मैं, M1 और ये वापस से इस पर फोर्स लगाएगी, यहां F और इधर F लगाएगी भाई। और अब इसने फोर्स लगाना भी शुरू कर दिया है। और उसके बाद
ये दोबारा से अलग अलग हो जाएगी और फिर क्या कहेंगे बेटा, ये मास m1 और ये अगेन अलग अलग हो जाएगी। यहाँ वेलोसिटी अलग होगी और यहाँ वेलोसिटी अलग होगी। यहाँ हमने कह दिया v2 डैश और यहाँ हमने कह दिया v1 डैश, अलग अलग। बट यहाँ जो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ मैं ये कहूंगा कि v2 डैश इज ग्रेटर देन v1 डैश। अब की बार क्योंकि इसने कंप्रेस किया और इसके फोर्स को कम कर दिया, जो ज्यादा वेलोसिटी से जा रहा था अब ये कम वेलोसिटी से जाएगा, इसकी स्पीड इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। मेरी बात समझ गई कि नहीं? क्योंकि स्प्रिंग ने इसको पीछे की तरफ पुश कर दिया है, इसकी स्पीड को कम कर दिया। जैसे कि एक बॉल है, आपने इस बॉल को यूं आगे फेंका, दूसरी बॉल के साथ टकराई, जैसे ही अगली बॉल के साथ टकराई, अगली बॉल मैक्सिमम कंप्रेस हुई और वो तो ज्यादा स्पीड से हो गई और जो पीछे वाली बॉल है उसकी स्पीड कम हो गई। मैं वही बात बता रहा हूं कि आगे वाले की स्पीड ज्यादा हो गई, पीछे वाले की स्पीड कम हो गई। ये हमारे पास कोलिजन का एक स्टेप था। अब आप इसमें मोमेंटम अप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो, आप काइनेटिक एनर्जी अप्लाई करना चाहो तो भी कर सकते हो, टोटल एनर्जी अप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो। तो वो सारे पॉइंट आप अप्लाई कर सकते हो। मान लीजिए आप मोमेंटम अप्लाई करना चाहते हैं, हम ये कहेंगे बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। पहला यहां देखिए मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, टोटल सिस्टम यही है हमारा। पूरे सिस्टम का मोमेंटम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2। यहां तक क्लियर है भाई? m1 v1 प्लस m2 v2 हो गया इज इक्वल टू, यहां देखिए यहां तो वेलोसिटी शो नहीं की, यहां वेलोसिटी को शो किया गया है, तो क्या हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी मतलब m1 इंटू वी प्लस m2 इंटू वी, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम कंप्रेस हो गया था, वेलोसिटी दोनों की सेम हो गई थी, तो m1v प्लस m2v कॉमन ले लिया, m1 प्लस m2 इंटू वी हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, अब ये वेलोसिटी चेंज हो गई है तो क्या कर देंगे बेटा, m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। क्लियर है? तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, कहीं जरूरत पड़े तो इस इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट पॉइंट नोट कर लीजिए। सेकंड, अगर हम एनर्जी की बात करें, अगर हम ये कहें टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड, अगर टोटल एनर्जी कंजर्व्ड है तो बेटा इसकी एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर। दोनों की एनर्जी टोटल कर दी और इनके पास कोई एनर्जी नहीं है। उसके बाद यहां आ जाओ बेटा, हाफ m1 v स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v स्क्वायर, दोनों की काइनेटिक एनर्जी निकाल दी, प्लस ये कंप्रेस भी हुई है तो स्प्रिंग की एनर्जी क्या हो जाएगी 1/2 kx स्क्वायर, और मैक्सिमम कंप्रेशन को xm से लिखा है तो क्या हो जाएगा 1/2 kxm स्क्वायर। ये आ गई हमारे पास एट द टाइम ऑफ कोलिजन, ये है बिफोर कोलिजन। फिर आप क्या कह सकते हो, आफ्टर कोलिजन स्प्रिंग वापस से एक्सपेंड हो चुकी है तो स्प्रिंग के पास कोई एनर्जी नहीं है। इनिशियली भी स्प्रिंग के पास कोई एनर्जी नहीं थी, नेचुरल थी, या एनर्जी थी पोटेंशियल एनर्जी, तो हमने नोट किया, लिखा यहाँ पर। अब यहाँ देखिए, यहाँ एनर्जी क्या हो जाएगी 1/2 m1 v1 डैश स्क्वायर 1/2 m2 v2 डैश स्क्वायर। लिख दोगे, दोनों की काइनेटिक एनर्जी है, दोनों को लिख दिया। तो ये आफ्टर कोलिजन है टोटल एनर्जी। तो इस तरह आप ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है भाई, चलो आप एक बार इसका स्नैप ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इस टॉपिक को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोलिजन।
सबसे पहले हम बात करेंगे इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन और इसी में परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन और हम उनकी बात करेंगे। जब आप अपनी बुक खोलकर देखेंगे तो इनकी प्रॉपर्टी लिख रखी होगी इलास्टिक कोलिजन की। इलास्टिक कोलिजन इज दैट टाइप ऑफ कोलिजन इन विच मोमेंटम इज कांस्टेंट, टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट। ये सब लिखे हुए मिलेंगे बेटा, समझ आ गया। टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, फोर्स ड्यूरिंग द कोलिजन इज कंजर्वेटिव एंड मैकेनिकल एनर्जी इज नॉट कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी एंड साउंड एनर्जी। ये इसकी प्रॉपर्टी है जो आप लिखोगे, समझ आ गया। इसके अंदर जो इनइलास्टिक कोलिजन है इसमें हम लिखेंगे मोमेंटम इज कांस्टेंट, टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट बट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कांस्टेंट। समझ आ गया। टोटल एनर्जी तो हम कांस्टेंट बता ही देते हैं, सभी की कंजर्व होती है। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती, और यहां पर इसलिए कंजर्व नहीं होती क्योंकि इस एनर्जी का कुछ पार्ट हीट एनर्जी और साउंड एनर्जी में, इन सभी में कन्वर्ट हो जाता है, कुछ पार्ट कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आप इनकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और प्रॉपर्टीज लिखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इलास्टिक कोलिजन की। इलास्टिक कोलिजन के अंदर हमने क्या बताया कि हमने ये बताया मोमेंटम कांस्टेंट होता है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होती है और टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है। देखिए ये कहता है कि सबसे पहले हम एक केस लेते हैं। हमने एक ऑब्जेक्ट लिया बेटा, हमने कहा इसकी वेलोसिटी v1 है और इसकी वेलोसिटी v2 है। ये मास m1 और ये मास m2, ठीक है। ये कंडीशन है बिफोर कोलिजन। और हम इसमें ये भी बता देते हैं v1 इज ग्रेटर देन v2, क्योंकि कोलिजन कराना है तो ये स्पीड से जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखो, जब ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, टकराएंगे, ये मास m1 ये मास m2, दोनों की वेलोसिटी v है। कांटेक्ट में आने के बाद दोनों की वेलोसिटी क्या बता दी हमने, v बता दी है। यहां तक समझ आ गया होगा। ये हम कहेंगे एट टाइम ऑफ कोलिजन। कोलिजन हो जाने के बाद अब ये दोबारा से सेपरेट होंगे, दोबारा से सेपरेट होंगे तो हमने कहा ये मास m1 ये मास m2, इसकी वेलोसिटी v1 डैश और इसकी वेलोसिटी v2 डैश, और हमने इसको कह दिया आफ्टर कोलिजन। यहां तक मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा आपको, आफ्टर कोलिजन क्लियर है। अब आगे समझिए, जब आप इसको आगे पढ़ेंगे तो हमने इलास्टिक कोलिजन पढ़ना शुरू किया है। इलास्टिक कोलिजन की प्रॉपर्टी है, फर्स्ट क्या कहेंगे भाई, टोटल मोमेंटम इज कांस्टेंट। टोटल मोमेंटम इज कांस्टेंट। फर्स्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या कहेंगे भाई, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। सीधा लिख दिया हमने, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखो बेटा ध्यान से, m1 v1 प्लस m2 v2 टोटल मोमेंटम हो गया, m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश सेकेंड मोमेंटम कोलिजन हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए यहां से हम m1 को इधर लेकर आते हैं तो m1 कॉमन ले लिया, v1 माइनस v1 डैश, m2 को उधर ले जाते हैं तो m2 कॉमन ले लिया, v2 डैश माइनस v2। इक्वेशन नंबर सेकेंड, m2 को इधर लेकर आ गए, m2 v2 डैश को, और m1 v1 को उधर लेकर चले गए और हमने इनका सॉल्यूशन किया। चलो देखिए सेकंड पॉइंट में ये कह रहा हूं, वी नो काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो क्या कहेंगे भाई, बिफोर सिस्टम 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे, m1 v1 डैश स्क्वायर 1/2 m2 v2 डैश स्क्वायर हो गया बेटा। 1/2 कट रहा है सभी से, क्या किया हमने, वही m1 वाले जो हैं वो हम इधर लेकर आ गए और m2 वाले को उधर लेकर चले गए, तो m1 यहां से भी कॉमन आ गया,
v1 स्क्वायर माइनस v1 डैश स्क्वायर, यहां से m2 कॉमन ले लिया तो क्या हो गया v2 डैश स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। क्लियर है? ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 के नाम से। क्लियर? अब ध्यान से देखिए, 1 मिनट देखता हूं, हाँ चलो आ रहा है। अब हमने क्या किया, हमारा जो मेन मकसद है वो v1 डैश और v2 डैश निकालना है, और हमारा कोई मकसद नहीं है। हमारा मेन मकसद v1 डैश और v2 डैश निकालना है बस। अब देखिए हमने क्या किया, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड को आपस में डिवाइड किया, डिवाइडिंग इक्वेशन थर्ड बाय सेकंड इक्वेशन से मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं। देखिए ये क्या है, हमारे पास m1 है, देखिए ध्यान से, v1 स्क्वायर माइनस v1 डैश स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 डैश स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। देखिए थर्ड इक्वेशन यूं की यूं मैंने वहां लिख दी है। डिवाइड करेंगे सेकंड इक्वेशन से, तो सेकंड से डिवाइड करेंगे तो देखो सेकंड यहां पर है, हमने यहां देखिए क्या लिखा, m1 v1 माइनस v1 डैश m2 v2 डैश माइनस v2। ठीक है भाई, देखिए बेटा m1 से m1 कैंसिल, m2 से m2 कैंसिल। क्लियर है यहाँ? अब देखिए v1 माइनस v1 डैश v2 डैश माइनस v2, ऊपर लिखा हुआ है v1 स्क्वायर माइनस v1 डैश स्क्वायर। बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं, तो क्या बचेगा यहाँ से v1 प्लस v1 डैश बचेगा। यहां भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे तो ए माइनस बी तो कट जाएगा, क्या बचेगा v2 डैश माइनस v2। क्लियर है? अब अभी भी अगर हम देखें तो v1 v2 हमारे पास है, v1 डैश और v2 डैश हमारे पास नहीं है। हमने क्या किया बेटा, यहां से v2 डैश की वैल्यू निकाली, बेटा v2 इधर आ जाएगा, v1 प्लस v2 प्लस v1 डैश हो गया। अब देखिए ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। क्लियर? हमने इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया, यहां सेकंड इक्वेशन है, यहां इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं v2 डैश के अंदर। अगर ये वैल्यू यहां पुट करेंगे तो हमारे पास एक नया कंक्लूजन आएगा। मैं इसको साफ कर रहा हूं, अब हम सॉल्यूशन करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है बट आपको इजीली समझ आ जाएगा। देखिए बेटा, मैं जब इस इक्वेशन को यहां पुट कर रहा हूं इसमें, तो क्या आएगा हमारे पास, देखिए m1 उसके बाद क्या लिखेंगे बेटा, v1 माइनस v1 डैश इज इक्वल टू m2। बेटा v2 डैश की वैल्यू पुट करनी है ना ये, तो क्या हो गया बेटा v1 प्लस v2 प्लस v2 डैश, ये वैल्यू हो गई माइनस क्या है बेटा v2 हो गया। v2 से क्या हो गया बेटा, v2 कैंसिल हो गया। हमने क्या किया बेटा, m1 v1 माइनस m1 v1 डैश इज इक्वल टू m2 v1 प्लस m2 v2 डैश। यहां तक क्लियर? सॉरी बेटा, ये v1 डैश था बेटा, ध्यान से देखो v1 डैश। और यहां से क्या आ रहा है बेटा, ये प्लस आएगा ना, तो यहां माइनस कर दिए बेटा, क्योंकि a प्लस बी आएगा ना, तो यहां क्या होगा माइनस होगा, और यहां अगर माइनस होगा तो ये कटेंगे नहीं, वरना तो हमारा पूरा आंसर गलत हो जाएगा। देखो बेटा, अब ये माइनस v2 है तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 2m2 v2 हो गया। अब हमने m1 डैश एक तरफ ले लिया, बचे हुए एक तरफ ले लिए, बस अब हमारा आंसर आ गया। क्या हो गया बेटा, हम m2 v2 डैश है ना, इसको इधर लेकर आएंगे, m2 v1 डैश माइनस m1 v1 डैश इज इक्वल टू, इसको हम उधर ले जाएंगे m2 v1, इसको इधर लेकर आएंगे तो माइनस ऑफ क्या हो गया बेटा, m1 v1 माइनस 2m2 v2। एक बार ध्यान से देखिए, यहां जो हमारा फॉर्मूला आ रहा है, यहां इसमें कहीं कोई माइनस प्लस की गड़बड़ तो नहीं हो गई है, बस हमने ये देखना है। मेरी बात समझ गए?
यहां हम केवल ये देखेंगे कि कहीं कोई माइनस प्लस में हमने गड़बड़ तो नहीं की है, केवल ये देखना है और कुछ नहीं देखना है। हमने क्या किया, V2 डैश की वैल्यू निकाली थी, यहां से V2 डैश की वैल्यू निकाली थी, तो V2 डैश में V2 इधर आया माइनस हो गया था, तो V1 प्लस V1 डैश माइनस V2। क्लियर? चलो ठीक है। अब ध्यान से देखिए बेटा ये उधर जाएगा तो माइनस होगा ना, ये माइनस होगा। क्लियर? या हाँ ये सही है भाई, ये भी तो माइनस होगा। एक मिनट हम एक कैलकुलेटिव मिस्टेक कर रहे हैं, बस एक छोटी सी मिस्टेक हो रही है। हम देखिए, मैं ये कह रहा हूं बेटा इसको हम इधर लेकर आ रहे हैं, M1 V1, इसको इधर लेकर आए तो माइनस ऑफ M2 V1 हो गया। इसको भी इधर लेकर आ जाओ, 2 M2 V2 इज इक्वल टू, यहां क्या लिखा हुआ बेटा, M2 V1 डैश, और ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, प्लस M1 V1 डैश। अब देखिए V1 डैश कॉमन ले लीजिए, क्या आ गया बेटा, M1 प्लस M2। यहां देखिए क्या कॉमन आ रहा है, V1 कॉमन आ रहा है, तो क्या आ गया, M1 माइनस M2 प्लस 2 M2 V2 हो गया। अब हमने क्या किया, V1 डैश निकाला यहां से। इस इक्वेशन से जब हम यहां V1 डैश निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, V1 डैश इज इक्वल टू M1 प्लस M2 को नीचे लेकर जाओ तो क्या हो जाएगा, M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई बाई क्या हो गया, V1 प्लस 2 M2 V2 अपॉन M1 प्लस M2, क्योंकि दोनों से डिवाइड होगा। ये आपके पास V1 डैश आ गया। अब आप क्या कहोगे, M1 M2 V1 V2 हमें मालूम है तो हम V1 डैश निकाल पाएंगे। इसी तरह आपसे कह दिया जाए V2 डैश निकालिए तो मैं सीधा लिख देता हूं सिमिलरली। बेटा 1 को 2 से रिप्लेस कर दो, 2 को 1 से रिप्लेस कर दो, ये क्या हो जाएगा, M2 माइनस M1, ये क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2, मतलब वही बात आ गई सेम। इनटू 1 को 2 से रिप्लेस करना है तो क्या आएगा, V2 प्लस 2 को 1 से रिप्लेस करना है तो M1 V1 अपॉन ये क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2, वो तो वही बात रहेगी। मेरी बात समझ आई या नहीं, पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मतलब आप यहां से अगर ब्रैकेट में V2 बाहर भी ले लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाहर लिख भी सकते हो। ये हमारे पास V1 और V2 डैश की वैल्यू आ गई। सिमिलरली आप यहां से ही यहां हमने V2 डैश निकाला, अगर V1 डैश निकाल कर ये वैल्यू पुट कर दे तो आप V2 डैश फाइंड आउट कर पाते हैं। इसी तरह से आपने फाइंड आउट करना है, समझ आ गया? ये आप V1 डैश और V2 डैश मतलब वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, वेलोसिटी आफ्टर इलास्टिक कोलिजन आप फाइंड आउट कर चुके हैं। तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, एक बार इसकी स्नैप ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब इस फॉर्मूले के बेस पर हम स्पेशल केस कर रहे हैं। इफ M1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू MC, इसका मतलब जो दोनों ऑब्जेक्ट आपने लिए थे M1 M2 दोनों का मास सेम ले लिया, मतलब ये भी 1 किलोग्राम ये भी 1 किलोग्राम। अगर एक 5 किलोग्राम है तो दूसरा भी 5 किलोग्राम, दोनों का मास सेम ले लिया। तो आप V1 डैश V2 डैश बताइए क्या होगा। बेटा V1 डैश की वैल्यू निकालें तो देखिए ध्यान से, हमने क्या कहा बेटा, V1 डैश निकालेंगे तो M माइनस M 0 हो गया, छोड़ दो इसको, 2M V2 अपॉन M प्लस M। ध्यान से देखिए, M माइनस M अपॉन M प्लस M इंटू V1 प्लस 2M V2 अपॉन M प्लस M। ये तो 0 हो गया, M प्लस M 2M कैंसिल हो गया, V1 डैश क्या आ गया आपके पास, V2 आ गया। इसी तरह V2 डैश निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, V1। एक डायग्राम से आप समझिए,
मतलब आपने कहा इसकी वेलोसिटी v1, इसकी वेलोसिटी v2। जैसे ही कोलिजन हुआ, कोलिजन होने के बाद क्या कहा भाई, ये v1 था, ये v2 था। अब ये कहता है कि इसकी v1 डैश बताओगे और इसकी क्या बताओगे, v2 डैश। बोलो बताओगे कि नहीं। अब v1 डैश किसके इक्वल आ गया, v2 के, और ये किसके इक्वल आ गया, v1 के। मतलब वेलोसिटी क्या हो गई, इंटरचेंज। जिसकी v1 थी उसकी v2 हो गई, जिसकी v2 थी उसकी v1 हो गई। अब देख सकते हो दोनों हमने क्या कर रखी है, v1 पहले वाले की थी, अब v1 इसकी आ गई, v2 सेकंड वाले की थी, अब इसकी आ गई। मेरी बात समझ आ रही है क्या कह रहा हूं। मतलब जब दोनों का मास सेम होगा इलास्टिक कोलिजन में, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंटरचेंज हो जाएगी। वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी तो मैं कुछ एग्जांपल्स लेकर आपको बता देता हूं। काफी अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं। जैसे मान लीजिए आपने ये कहा कि दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों का मास m है, एक की वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड, इसकी वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड बिफोर कोलिजन। जरूरी नहीं है दोनों सेम ही डायरेक्शन में जाएं हमेशा। आफ्टर कोलिजन क्या करोगे बेटा, जब आफ्टर कोलिजन आप इनको शो करके दिखाओगे ना, ये वेलोसिटी राइट साइड थी ना, इसमें कन्वर्ट होगी तो ये राइट साइड में जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी लेफ्ट थी तो ये लेफ्ट साइड में जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। एग्जैक्ट इंटरचेंज हो जाएंगी। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं। एग्जैक्ट क्या हो जाएगी, इंटरचेंज हो जाएगी। दिख रहा है, ओके ओके, समझ आ गया। एक और एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे आपने कहा कि ये ऑब्जेक्ट है मास m, ये भी मास m है, ये जा रहा है भैया 3 मीटर पर सेकेंड से, और ये जो है ना ये रेस्ट में है। ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ टकराए। जैसे ही कोलिजन हुआ, इसकी वेलोसिटी इसमें ट्रांसफर होगी और इसकी इसमें। मतलब ये तो किस में आ जाएगा, रेस्ट में, और ये किस में चला जाएगा, 3 मीटर पर सेकेंड राइट साइड। यहां तक समझ आया कि नहीं आया, पॉइंट क्लियर हुआ, ध्यान से समझ सकते हो आप। और भी आप एग्जांपल, सिंपल का तो आपने एग्जांपल लिया हुआ ही है। जैसे कि आप ये कहो कि भाई ये है 4 मीटर पर सेकेंड, ये है 3 मीटर पर सेकेंड, राइट साइड है, तो ये इस पर कोलिजन होगा तो इसके साथ भी आप डायग्राम बना सकते हो। ये आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। ये मैंने आपको एग्जांपल्स बताए। मेरी बात समझ आ गई होगी। ये हमने आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है जो आप नोट कर सकते हो, एग्जांपल्स के साथ नोट कर सकते हो। मीन्स आप ये कह सकते हो व्हेन both objects have same mass collides elastically, then they interchange its velocity। वो अपनी वेलोसिटी को इंटरचेंज कर देंगे। मैं स्पीड नहीं लिख रहा हूं, मैं वेलोसिटी लिख रहा हूं। मेरी बात समझ गए, मैं स्पीड नहीं लिख रहा हूं, मैं वेलोसिटी लिख रहा हूं। ये बात याद रखिए। पॉइंट क्लियर हुआ। चलो देखिए, इसका एक स्नैप ले लीजिए। सेकंड में आपको बता रहा हूं, M1 इज ग्रेटर देन M2। सेकंड स्पेशल केस है, M1 इज ग्रेटर देन M2 एंड V1 इज 0। देखिए बेटा, ये M1 है, ये M2 है। शायद आप देखकर समझ गए होंगे, M1 तो बहुत बड़ा बना दिया, M2 बहुत छोटा बना दिया। इसकी वेलोसिटी V1 बताते हैं और इसकी वेलोसिटी क्या बताते हैं बेटा, V2। V1 को हमने क्या कह दिया बेटा, 0 कह दिया। अब की बार M1 को उधर नहीं ले जाना, M1 को इधर ले जाना है, M2 को इधर ले जाना है कि ये इसके साथ कोलाइड करा दे बस।
और कोई प्रॉब्लम नहीं। अब फिर दोबारा से वही फॉर्मूले, अब V1 V2 की वैल्यू तो आपने फाइंड आउट करनी है। भाई V1 डैश क्या निकाला था, आपको याद होना चाहिए, याद हो जाना चाहिए कि V1 डैश इज इक्वल टू M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू V1 प्लस 2 M2 V2 अपॉन M1 प्लस M2। देखिए बेटा, इसी तरह आपने V2 डैश निकाला था तो मैंने कहा था कि इनको रिप्लेस कर देना, M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू V2 प्लस 2 M1 V1 अपॉन M1 प्लस M2। ये फॉर्मूले तो आपको याद होने चाहिए भाई, ठीक है। अब देखिए, मैंने ये कहा कि M1 V1 है, यहां हमने V1 को 0 पुट किया। जब हम V1 को 0 पुट करेंगे बेटा, V1 डैश निकालेंगे सबसे पहले। V1 0 पुट कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, 0 हो गया पूरा। दूसरा, यहां पर हमने क्या कहा है कि जो 2M2 V2 है, अगर M1 इज ग्रेटर देन M2 है, इसका मतलब हम ये कहेंगे कि जो M2 अपॉन M1 अगर कहीं पर भी आ जाए तो उसको हम नियरली इक्वल टू 0 कहेंगे। आ रहा हूं। M2 अपॉन M1 इज लेस ये नियरली इक्वल टू क्या बता देंगे बेटा, 0 बता देंगे। समझ आ गया। उस केस में हम क्या कहेंगे कि जैसे ही ये इसके ऊपर कोलाइड होगा तो M2 का मास M1 के रेस्पेक्ट में बहुत कम है, तो हम इसको क्या कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। देन M2 इज टेकन एज 0, नियरली इक्वल टू 0 ले लेंगे। उस केस में क्या होगा, जैसे ये इसके साथ टकराएगा और जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो V1 0 और M2 0 हो गया। अब V2 डैश निकालेंगे। जब हम V2 डैश निकालेंगे तो क्या होगा बेटा, हमने क्या कहा था, M2 को 0 पुट करेंगे, यहां 0 पुट किया, यहां 0 पुट किया, ये तो क्या आ गया, V2 डैश इज इक्वल टू, यहां माइनस बचा, M1 अपॉन M1 इंटू क्या हो गया V2। और हमने क्या कहा था बेटा, V1 तो 0 है ही, लिखा हुआ है V1 0 है। अगर इस केस में अगर V1 0 है तो ये तो 0 हो गया, मतलब V2 डैश इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस ऑफ V2, मतलब ये क्या आ गया, माइनस ऑफ V2। अब देखिए ध्यान से, मैं डायग्राम बना रहा हूं। जैसे कि आपने कहा कि ये एक हैवी ऑब्जेक्ट है और ये एक हल्का ऑब्जेक्ट है, इसको M2 बोला, इसको M1 बोला, ठीक है। ये V1 है, 0 है, ये V2 वेलोसिटी से राइट साइड जा रहा है। जैसे ये कोलिजन कराएगा, कोलिजन कराने के बाद क्या होगा, ये M1 है, ये तो 0 ही रहेगा, जो M2 है ना, टकराने के बाद वापस वेलोसिटी से आएगा M2। M2 राइट था, अब ये लेफ्ट आ जाएगा। M2 कहां था, राइट, और अब ये कहां जाएगा, लेफ्ट आ जाएगा। पॉइंट क्लियर है। तो ये हमारे पास एक पॉइंट हो गया। एक और स्पेशल केस ले लेते हैं, नोट करिए इसको। ये कहता है कि इस केस में हमने रिवर्स ले लिया, जो M2 है ना वो ग्रेटर देन M1 ले लिया और वेलोसिटी इनिशियली 0 ही मान लिया हमने, ठीक है। हमने क्या कहा, M2 जो बड़ा वाला ऑब्जेक्ट है, ये हैवी है, M2 है, और ये छोटा ऑब्जेक्ट है, ये M1 है, ठीक है। इसकी वेलोसिटी को क्या बोला हमने, 0, इसकी वेलोसिटी को हमने क्या बोला, V2, ये कह सकते हो, ठीक है। इस केस में आपने V1 डैश और V2 डैश निकालना है, दोनों निकालना है। इस केस में जब आप निकालोगे तो बेटा जो स्मॉल है, वेरी वेरी स्मॉल है, मतलब M1 को 0 पुट कर दो और V1 को 0 पुट कर दो। M1 0 पुट किया, V1 0 पुट
जीरो हो गया। अब यहाँ जीरो, M1 को जीरो पुट करेंगे, M2 से M2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 2V2। मतलब ये क्या आ गया आपके पास 2V2 आ गया। और V2 डैश निकालेंगे तो यहाँ क्या करेंगे, M1 को जीरो पुट करेंगे, जीरो हो गया, M2 से M2 कैंसिल, तो V2 आ गया। और यहाँ V1 को जीरो पुट करेंगे, जीरो हो जाएगा। V2 का मतलब, ये V2 डैश का मतलब ये क्या हो गया V2। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हो, ये कहता है कि जैसे ही मान लीजिए, एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं, ये हैवी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये हल्का ऑब्जेक्ट है, क्लियर। अब मैंने ये कहा कि ये जो है इसकी वेलोसिटी है जीरो और ये V2 वेलोसिटी से जा रहा है। जैसे ही ये टकराएंगे आपस में, टकराने के बाद जो हैवी ऑब्जेक्ट है, उसकी वेलोसिटी V2 थी, वो सेम रहेगी V2, और जो हल्का ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी जो हैवी ऑब्जेक्ट है उससे डबल हो जाएगी। यही तो आ रहा है हमारे पास, 2V2 आ रहा है। तो आप इनकी वैल्यू पुट करके देखिए, मैंने काफी सारे स्पेशल केस करा दिए हैं, आप ये स्पेशल केस एक बार करके देखिए। इसका छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है जो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी एक छोटा सा काम है, तो आज का लेक्चर बस इतना ही होगा। थैंक यू।